हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मिथिलेश कुमार और आपका स्वागत करता हूं उदित फार्मेसी के यूट्यूब चैनल पे। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं डी फार्मा एंट्रेंस एग्जाम 2023 के इन पॉइंट ऑफ व्यू से आपका जो एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, इस चैप्टर का कंप्लीट ओवरव्यू देने वाला हूं कि इस चैप्टर में आपको पढ़ना क्या है, कैसे पढ़ना है, कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, कितने क्वेश्चन आते हैं। यदि आप खुद से पढ़ सकते हैं, मैं बता देता हूँ, तो आप खुद से पढ़ लीजिए, अन्यथा मैं जहाँ पर पढ़ाया हूँ वो आप कैसे पढ़ सकते हैं वो भी बताने वाला हूँ। तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। एक सिंगल शॉर्ट वीडियो में एक चैप्टर कंप्लीट ओवरव्यू आपको मिलेगा। तो ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि देखिए जो आपके डी फार्मा एंट्रेंस एग्जाम है उसका सिलेबस है, बॉटनी का सिलेबस का पहला चैप्टर है साइटोलॉजी। एक्चुअली में साइटोलॉजी कोई चैप्टर नहीं बल्कि एक यूनिट है जिसमें कि दो चैप्टर आता है। एक चैप्टर आता है क्या, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, जिसमें कि हम लोग सेल के सारे ऑर्गेनल्स के बारे में पढ़ते हैं और स्ट्रक्चर्स और फंक्शंस देखते हैं। और दूसरा चैप्टर आता है सेल डिवीजन। क्या आता है? सेल डिवीजन। और इसको हमने डी फार्मा एंट्रेंस एग्जाम का जो हमारे ऐप पर बैच है उसमें कंप्लीट कर दिया है पढ़ाकर। यहाँ पे सेल द यूनिट ऑफ लाइफ हमने 4 लेक्चर में कंप्लीट करा है और सेल डिवीजन को 3 लेक्चर में करा है, यानी 4 3 7 लेक्चर में पूरी साइटोलॉजी बहुत अच्छे तरीके से फिनिश करा है। प्लस 2 लेक्चर्स में एमसीक्यू करवाए हुए हैं। क्या करवाए हुए हैं? एमसीक्यू करवाए हैं इस पूरे साइटोलॉजी का। इस तरीके से आपको साइटोलॉजी यदि बहुत बेहतर तरीके से पढ़ना है तो आप हमारे ऐप पर पढ़ सकते हैं। अभी मैं वही कंटेंट दिखाने वाला हूं जो मैंने ऐप पर पढ़ाया है पेड क्लासेस में, ठीक है। तो यहां पे मैं वो दिखा दूंगा कि किस तरीके से वहां पढ़ाया है। यदि आप खुद से उस तरीके से पढ़ सकते हैं तो पढ़ लीजिए, अन्यथा आप हमारे साथ जुड़कर भी पढ़ सकते हैं। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम लोग देखेंगे कि सेल आखिर दिखता कैसा है माइक्रोस्कोप के अंदर। तो कुछ इस प्रकार से दिखता है। ये सब ये एनिमल सेल के बारे में एक ओवरव्यू लिए पहले, ताकि मैं इसलिए बता दिया एनिमल सेल के बारे में ताकि कोई भी ऑर्गेनेल का नाम अनसुना ना लगे, क्योंकि हर एक ऑर्गेनेल का नाम बार बार यूज होता रहेगा ना। इसलिए मैं पहले ये बता दिया था कि एनिमल सेल के बारे में एक छोटा सा, आप ऐसे भी पढ़ने का एक लय बनता है ना, तो आप एक पहले एनिमल सेल के बारे में जानिए कि आखिर होता क्या है, उसमें कौन कौन से ऑर्गेनल्स होते हैं। देन आप कोशिका का डेफिनेशन जानिए कि कोशिका कहते किसको है। फिर कोशिका क्या है, जैसे कि संरचनात्मक एवं तथा जैव प्रक्रिया की क्या है, इकाई है, ये सब देखना है। प्लस कोशिका के बारे में तीन चीज़ याद रखना है, एक कोशिकीय प्लस बहुकोशिकीय प्लस अकोशिकीय। ये तीनों के एग्जाम्पल्स, जैसे एक कोशिकीय के एग्जाम्पल्स हैं क्या क्या, प्रोटोजोआ, जीवाणु। बहुकोशिकीय के तो बहुत सारे जंतु, मनुष्य। फिर अकोशिकीय का एग्जाम्पल है विषाणु, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये सब आपको ध्यान रखना है। प्लस क्या है, फिर उसके बाद कोशिका विज्ञान क्या होता है, साइटोलॉजी क्या होता है। फिर रॉबर्ट हुक के बारे में हमने बताया। रॉबर्ट हुक नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहली बार कोशिका को खोजा था। मृत कोशिका का खोज 1665 में रॉबर्ट हुक ने करा था। फिर जीवित कोशिका को देखने वाले सबसे प्रथम वैज्ञानिक थे एंटोन वॉन लीवनहुक, ठीक है, इस तरीके से। उसके बाद हमारे कोशिका सिद्धांत यानी सेल थ्योरी किसने दिया था? 2 साइंटिस्ट ने मिलकर दिया था, मैथियस लाइडेन और थियोडोर स्वान। फिर मैथियस लाइडेन कहाँ के थे, थियोडोर स्वान कहाँ के थे, उन्होंने कब प्रतिपादित किया था, इन्होंने कब प्रतिपादित किया था। इस तरीके से सेल थ्योरी के बारे में पढ़े। फिर सेल थ्योरी के अनुसार 2 लाइनें हैं, दोनों लाइनों का आपको ध्यान में रखना है, वो दोनों लाइन देखना है। फिर आप एक तरीके से ओवरव्यू ले सकते हैं डिफरेंस बिटवीन पादप कोशिका तथा जंतु कोशिका, यानी प्लांट सेल और एनिमल सेल के बीच में डिफरेंस एक अच्छे से डायग्राम के साथ मैंने समझाया कि देखिए जो जैसे ये प्लांट सेल है, ये क्या है, प्लांट सेल है। इसी तरीके से आप भी पढ़ेंगे, पहले प्लांट सेल देख लेंगे, एक बार एनिमल सेल देख लेंगे, उसके बाद प्लांट सेल और एनिमल सेल में डिफरेंस क्या है, किसमें क्या प्रेजेंट होता है, किसमें क्या नहीं प्रेजेंट होता है। इस हिसाब से अगर बात करें तो आपको ऐसे पढ़ना है। जैसे कि देखिए अब क्या करेंगे हम लोग, प्लांट सेल के बारे में एक तरीके से पादप कोशिका बन गया, एक तरीके से जंतु कोशिका बन गया। दोनों में जैसे कि पादप कोशिका में कोशिका भित्ति उपस्थित होती है, जबकि जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है। फिर इसमें बड़ी केंद्रिका युक्त सेंट्रल वैक्यूल उपस्थित होता है, इसमें केंद्रिकीय रिक्ति अनुपस्थित होती है। इसमें जो केंद्रिकीय रिक्तियाँ होती है वो नहीं होती है, जबकि पादप कोशिका में होती है। इस तरीके से बहुत सारे अंतर हैं, वो आप देख लेंगे। फिर हम लोगों ने प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक में डिफरेंस देखा, पहले डायग्राम की मदद से, उसके बाद डिटेल में टेबल के माध्यम से सीख लिया कि भाई प्रोकैरियोटिक में क्या होता है, यूकैरियोटिक में क्या होता है, ठीक है। उसके बाद इतने सारे डिटेल सब है क्या प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक के। फिर कोशिका को हम लोग क्लासीफाई कर लिए, किस प्रकार से कोशिका के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले जीव द्रव्य के बारे में पढ़ेंगे, फिर केंद्रक के बारे में पढ़ेंगे, फिर केंद्रक कला के बारे में पढ़ेंगे, फिर सारे कोशिकांग के बारे में पढ़ेंगे। इस तरीके से पढ़ना है। ये हमारा फर्स्ट लेक्चर था पेड क्लासेस का। फिर सेकेंड लेक्चर में हम लोगों ने क्या पढ़ा है,
सेकेंड लेक्चर में 1 बाय 1 हम लोग सारे चीज़ के बारे में पढ़ेंगे। जीव द्रव्य के बारे में पढ़ेंगे। जीव द्रव्य में कॉटी ने सर्वप्रथम जीव द्रव्य का अध्ययन किया था। जीव द्रव्य की उपस्थिति सजीवों का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण लक्षण है। यदि कोई जीव सजीव है तो मतलब उसके अंदर जीव द्रव्य है। ठीक है। विशिष्ट पदार्थ जो केवल सजीवों में पाया था। हक्सले नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार भी बताया था, फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ। तो किसको बताया था? जीव द्रव्य को किसने? 1863 ईस्वी में हक्सले नाम के वैज्ञानिक ने। फिर मैक्स सुल्ज के बारे में थोड़ा सा ध्यान रखना है। उसके बाद आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में मैंने पढ़ाया है कि प्लाज्मा कला या फिर कोशिका कला या फिर प्लाज्मोलेमा सब एक ही नाम है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, या फिर इसी को हम लोग सेल मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? सेल मेम्ब्रेन क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन के बारे में क्या क्या पढ़ना है, सेल मेम्ब्रेन में क्या किस में प्रेजेंट होता है, किस में प्रेजेंट नहीं होता है। प्लस सेल मेम्ब्रेन का जो फेमस मॉडल है सिंगर एवं निकोल्सन ने दिया था, तरल मोज़ेइक मॉडल, जिसको हम लोग फ्लूइड मोज़ेइक मॉडल कहते हैं, इसके बारे में देखा। फिर सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन क्या होता है वो देखा। फिर जो फ्लूइड मोज़ेइक मॉडल है उसका डायग्राम देखा कि उसमें क्या क्या होता है नहीं होता है। तो सेल मेम्ब्रेन किसका बना होता है ये बताइए आप मुझे? फॉस्फोलिपिड का। किसका? फॉस्फोलिपिड का सेल मेम्ब्रेन बना होता है, समझे। फिर कोशिका द्रव्य यानी साइटोप्लाज्म के बारे में पढ़ रहे हैं। साइटोप्लाज्म में देखें कि क्या होता है नहीं होता है, प्लाज्मा का साइटोप्लाज्म क्या होता है। एक तरीके से मैं बता दूं कि साइटोप्लाज्म जैसे ये क्या है, हमारा सेल मेम्ब्रेन है, ये हमारा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। तो सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इस दोनों के बीच में जो भी चिपचिपा द्रव्य होता है वो क्या होता है? साइटोप्लाज्म होता है। क्लियर। फिर साइटोप्लाज्म के बाद हम लोग ने सेल वाल देख लिया कि सेल वाल क्या होता है, किस में प्रेजेंट होता है, किस में किस चीज़ का बना होता है। जैसे पादप कोशिका में सेल वाल सेलुलोज का बना होता है, जीवाणु कोशिका में सेल वाल पेप्टिडोग्लाइकन का बना होता है, एल्गल सेल में सेल वाल कितने चीज़ों का बना होता है तो उसमें सेलुलोज होता है, मैनन्स होता है, कैल्शियम कार्बोनेट होता है। हर चीज़ें हमने देखा है, बहुत अच्छे डिटेल में बातें करी हुई हैं। नीलहरित सेल वाल जैसे साइनोबैक्टीरिया, ये क्या है? एक प्रकार का बैक्टीरिया है, मोनेरा है, उसमें पेप्टिडोग्लाइकन से मिलकर बनी होती है। कवक में किसका बना होता है? काइटिन का बना होता है। अधिकांश शैवाल जो उच्च हरित पादप सब के किसे बने होते हैं? सेलुलोज के। फिर सेलुलोज का स्ट्रक्चर क्या होता है? तो ग्लूकोज का ही ना पॉलीमर है, ग्लूकोज का ही पॉलीमर है बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। किसके द्वारा? बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के द्वारा जुड़ा हुआ होता है, तब जा करके वो सेलुलोज बन जाता है। फिर माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़े कि माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया किसने दिया था नाम? अल्टमैन नाम के साइंटिस्ट है जिन्होंने इन्होंने कणक के रूप में देखा था इसे और बायोब्लास्ट कहा था। क्या कहा था? बायोब्लास्ट। सी बेंडा नाम के साइंटिस्ट थे, इन्होंने सर्वप्रथम माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया था। ठीक है। श्वसन का जो कोशिका श्वसन होता है वो कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। और माइटोकॉन्ड्रिया में भी कहाँ होता है ये भी क्वेश्चन आते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया दोहरी झिल्लीनुमा या संयुक्त संरचना है, इसके अंदर जो इनर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन जिसको हम लोग क्रिस्टे कहते हैं, वो इनर मेम्ब्रेन पे होता है कोशिकीय श्वसन। और इनर मेम्ब्रेन पे ही कोशिकीय श्वसन होने के उपरांत एटीपी का फॉर्मेशन होता है। किसमें? ऑक्सीजोम में। किसमें? ऑक्सीजोम में। ऑक्सीजोम को क्या कहते हैं? एफ नोड F1 पार्टिकल। क्या कहते हैं? एफ नोड F1 पार्टिकल कहते हैं। तो हर चीज़ें हम लोग बात करिए डिटेल में। फिर क्रिस्टे क्या है, पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस क्या है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड होता है। फिर उसके बाद डायग्राम की मदद से देख लिया, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस है, ये इनर मेम्ब्रेन है, जैसे दिख रहा है ये इनर मेम्ब्रेन जिसको हम लोग क्रिस्टे जंक्शन नाम दे दिए हैं। फिर ये आउटर मेम्ब्रेन है ना, ये इनर मेम्ब्रेन है, अंदर में ग्रेन्यूल्स है, मैट्रिक्स है, इसके अंदर डीएनए भी पाया जाता है। कैसा प्रकार का? वृत्तीय डीएनए यानी सिंगल, बोलो, सिंगल सर्कुलर डीएनए। कैसा? सिंगल सर्कुलर डीएनए पाया जाता है। राइबोसोम भी पाया जाता है। और किस प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है? 70S टाइप का राइबोसोम पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया में। क्लियर। फिर माइटोकॉन्ड्रिया में क्या क्या प्रेजेंट होता है? फिर पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं, ये सब पढ़े हैं। फिर इस तरीके से हमारा लेक्चर नंबर 2 भी खत्म हो गया। फिर हमारा लेक्चर 3 में आते हैं। लेक्चर 3 में हम लोग अंतःप्रद्रवी जालिका के बारे में पढ़े हैं। टोटल क्या होता है? स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एक होता क्या होता है? रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है? जिसके सतह पर आरबीसी होता है और आरबीसी ने राइबोसोम होता है और वो किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। किसके लिए? प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। जबकि स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किस चीज़ के लिए होता है? लिपिड सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है। उसके बाद राइबोसोम के बारे में पढ़े कि राइबोसोम क्या होता है, समझे। राइबोसोम के बारे में टोटल डिटेल में बात करें। राइबोसोम कितने प्रकार का देगा? 70S है तो उसका सब यूनिट क्या है? 50S + 30S। वही दिखाएं कि 30S है, ये 50S है, तो ये दोनों जोड़ने के बाद तो 80S पड़ता है। लेकिन फिर भी 70S क्यों बोलते हैं? क्योंकि देखिए किस तरीके से ये ओवरलैप होता है, तो ओवरलैप होने के कारण ऐसा होता है। ठीक है।
चलिए, ये 60S और 40S किसका है? 60S और 40S जो है वो किसका है? वो हमारे यूकेरियोटिक सेल का, जिसमें कि 80S प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है। ठीक है। फिर लाइसोसोम, जिसको आत्महत्या की थैली कहते हैं। आत्महत्या की थैली क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें ये किस में पाया जाता है? यूकेरियोटिक कोशिका में पाया जाता है और ये भक्षण प्रक्रिया दर्शाती है, इसी कारण से इसको। और इसमें 40 से भी ज़्यादा प्रकार के जल अपघटनीय यानी हाइड्रोलाइटिक एंजाइम कहते हैं और क्रिश्चियन डी डुबे नाम के वैज्ञानिक ने इसका खोज किया था। ठीक है। फिर गोल्जी बॉडीज़ के बारे में पढ़ें। गोल्जी बॉडी क्या होता है, गोल्जी बॉडी का फंक्शन क्या होता है, किसमें पाया जाता है, किसमें नहीं पाया जाता है। फिर केंद्रक के बारे में पढ़ें कि केंद्रक क्या होता है, किसमें नहीं पाया जाता है। तो याद रखिए केंद्रक किसमें नहीं पाया जाता है। देखिए पोषवाह के चालनी तत्व यानी सीव ट्यूब एलिमेंट्स ऑफ फ्लोएम, और फिर स्तनधारियों की आरबीसी यानी मैमल्स का आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है। फिर ये न्यूक्लियस है हमारा। ठीक है। न्यूक्लियस का खोज किसने किया था? रॉबर्ट ब्राउन नाम के वैज्ञानिक ने करा था। रासायनिक रूप से केंद्रक किसकी बना होता है? तो 80% प्रोटीन का, 20% डीएनए होता है, 5% आरएनए होता है, 3% लिपिड होता है और सब। फिर एक केंद्रक कला या केंद्रक आवरण, केंद्रक को जो कवर करता है बाहर से, उसको हम लोग न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। उसके बारे में पढ़े कि उसको वो किस चीज़ का बना होता है। इस चीज़ से हमारा लेक्चर 3 भी खत्म हुआ। लेक्चर 4 जिसमें कि हम लोग फाइनली सेल द यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर को खत्म करते हैं। ठीक है। इसमें सबसे पहले हम लोग न्यूक्लिक एसिड के बारे में पढ़े डिटेल में। न्यूक्लिक एसिड होता क्या है, न्यूक्लिक अम्ल क्या है? न्यूक्लियोटाइड्स का पॉलीमर है। अब न्यूक्लियोटाइड क्या होता है भैया? तो न्यूक्लियोटाइड के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। न्यूक्लियोटाइड्स 3 चीज़ से मिलकर बना होता है, शर्करा, शुगर, नाइट्रोजन युक्त क्षार प्लस फॉस्फेट। शर्करा कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, एक राइबोज, एक डिऑक्सीराइबोज। राइबोज किसमें पाया जाता है? आरएनए में। डिऑक्सीराइबोज किसमें? डीएनए में। नाइट्रोजन युक्त क्षार कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के, एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन, साइटोसिन, है ना। यूरासिल भी होता है, वो आरएनए के लिए होता है। फॉस्फेट ग्रुप PO4-2, इसी कारण से न्यूक्लिक अम्ल एक पावरफुल अम्ल है। फिर न्यूक्लियोसाइड क्या होता है वो पढ़ें। फिर न्यूक्लिक अम्ल कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, डीएनए, आरएनए। ये डिटेल में बात करें कि फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड से किस तरीके से 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड जुड़ते हैं और एक न्यूक्लिक एसिड बनाते हैं। फिर प्यूरिन क्या है, पिरिमिडीन क्या है, वो भी डिटेल में बात करें। प्यूरिन का स्ट्रक्चर, पिरिमिडीन का स्ट्रक्चर, सब चीज़ बात करें। ठीक है। प्यूरिन में एग्जाम्पल कौन कौन सा आता है? एडेनिन और गुआनिन आता है, जबकि पिरिमिडीन में एग्जाम्पल थाइमिन, साइटोसिन एंड यूरासिल भी आता है, जो कि आरएनए के केस में होगा। ठीक है। इस प्रकार से हमारा देख लिए। और फिर लास्ट में हम लोग क्या किए कि जंतु कोशिका और पादप कोशिका में क्या अंतर है, नहीं है, क्या प्रेजेंट होता है, क्या एब्सेंट होता है, इस तरीके से एक कंपैरेटिव स्टडी कर लिए ताकि अच्छे से आदमी को फील हो पाए। फिर गुणसूत्र के बारे में पढ़ लिया कि क्रोमोसोम क्या है, क्रोमोसोम कैसे निकलता है। जैसे ये सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? क्रोमोसोम होता है, क्रोमोसोम के अंदर क्या होता है? डीएनए होता है या फिर आरएनए। डीएनए आरएनए दोनों से मिलकर बना होता है। ठीक है। इस तरीके से हमारा गुणसूत्र खत्म हुआ। फिर स्मरणीय तथ्य हम लोग को कुछ पढ़ लिए कि क्लोरोप्लास्ट के बारे में पढ़े, फिर क्रोमोप्लास्ट के बारे में पढ़े, ल्यूकोप्लास्ट के बारे में पढ़े। फिर क्या कहते हैं, सबसे बड़ा कोशिका कौन सा है, सबसे छोटी कोशिका कौन सा है, सबसे लंबी कोशिका कौन सा है? तो नर्व सेल है। इस तरीके से फिर किसमें कितना गुणसूत्र होता है, जो कि इंपॉर्टेंट है आपके लिए। मटर में कितना होता है, मक्का में कितना होता है, चावल में कितना, मनुष्य में 46 को होता है, मटर में 14 को होता है। ये दोनों तो कन्फर्म याद रखिएगा और सब ठीक है। फिर ये क्या कहते हैं कि कौन सा ऐसा पादप कोशिका है जिसमें कि सबसे कम गुणसूत्र पाया जाता है और सबसे ज़्यादा गुणसूत्र पाया जाता है, वो ध्यान रखना है। फिर सबसे कौन सा ऐसा जंतु है जिसमें कि सबसे ज़्यादा गुणसूत्र पाया जाता है और सबसे कम गुणसूत्र पाया जाता है, वो ध्यान रखना है। इस तरीके से हम लोगों का साइटोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर सेल द यूनिट ऑफ लाइफ खत्म हो जाता है। ठीक है। फिर सेल डिवीजन में हम लोग बात करेंगे। एक वीडियो मैं बना दूंगा सेल डिवीजन के लिए, जिसमें मैं बताऊंगा कि सेल डिवीजन में क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। यदि आपको कंटेंट हमारा अच्छा लगता है कि इससे पढ़ने से क्या कहते हैं बेस्ट कंटेंट है या आपके लिए लगता क्या है ही, तो आप हमारे कोर्स के साथ जुड़ सकते हैं। जुड़ने के लिए आपको पहले मैं बता देता हूँ डी फार्मा एंट्रेंस एग्जाम का जो बैच है 2023 में क्या क्या मिलने वाला है। तो बायोलॉजी सब्जेक्ट्स के कंप्लीट रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स आपको अवेलेबल कराए जाएंगे। ई बुक PDF नोट्स चारों सब्जेक्ट्स का, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी कराया जाएगा। प्लस ऑनलाइन टेस्ट होगा, प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट होगा, मॉडल पेपर प्रैक्टिस होगा। ठीक है। अगर जुड़ना चाहते हैं तो आपको करना क्या है, मोबाइल में जाइए, प्ले स्टोर में जाइए, वहाँ सर्च कीजिए उदित फार्मेसी। सर्च करने के बाद उसको ज्वाइन कर लीजिए। ज्वाइन करने के बाद मोबाइल नंबर डालिए, OTP डालिए, उसके बाद नाम लिखिए, email ID लिखिए, उसके बाद लॉगिन कीजिए। फिर स्टोर वाले सेक्शन में जाइए और आपको कोर्स दिख जाएगा एक डी फार्मा एंट्रेंस एग्जाम बाय उदित फार्मेसी। इस कोर्स में आप ज्वाइन हो सकते हैं। इस कोर्स का फी बहुत कम है, अभी फिलहाल 499 रुपीज़ में आपको ये कोर्स मिल जाएगा, तब तक के लिए जब तक कि आपका एग्जाम नहीं हो जाता है डी फार्मा एंट्रेंस एग्जाम 2023 का। ठीक है। चलिए मिलते हैं। आशा करता हूं कि आपको अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा हो तो इसको चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए उदित फार्मेसी को, और अगर उदित एकेडमी नाम से चैनल है उसको भी जाके सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि उसी पे हम लोग मेनली डी फार्मा एंट्रेंस एग्जाम के बारे में बात करते हैं। टेलीग्राम चैनल भी है और यूट्यूब चैनल भी है, दोनों का आप जाकर ज्वाइन कर लीजिए। और आप हमारे साथ पढ़ना चाहते हैं तो एनरोल हो सकते हैं। ठीक है। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।